Hello friends, how are you? This is Pooja Pawar. Welcome back to our YouTube channel DP Guide. Friends, today we are going to start a new chapter of pedagogy and that is influence of heredity and environment. Okay, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण तो किस तरीके से बच्चे के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है उसको हम इसमें पढ़ेंगे। ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सो हम इसको जस्ट ब्रीफली पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे फटाफट से, ताकि क्वेश्चन आ भी गया तो छूटे नहीं, है ना। हमें इसमें से कुछ क्वेश्चंस के नेचर समझ में आ जाएंगे, देन वी कैन डू इट इजीली। सो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट और कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में थ्योरी ना पढ़ा के डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी यानी कि जो हमें अपने माता पिता से जो हमें गुण मिलते हैं, ठीक है, आनुवंशिक गुण जो हमें मिलते हैं, लाइक हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा आईज का कलर, हमारा मतलब फेस स्ट्रक्चर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे बिहेवियर में कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे जीन्स में आ जाती है, लाइक हमारे पेरेंट्स के जीन्स में जो है पास ऑन होती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी शक्ल आपके किसी फोर फादर या फिर उनसे मिलती है, तो ये सब जीन्स का होता है। तो जीन्स की वजह से जो हेरिडिटिकली हमारे अंदर चेंजेस होते हैं या फिर जो भी चीज़ें डेवलपमेंट हमारे अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटिकल इन्फ्लुएंस। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा हेरिडिटी क्या है। दूसरा हमारा है एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट जो हम नॉर्मली लेते हैं, लाइक पेड़ पौधे, हवा, पानी, जो आसपास का हमारा रहता है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ पे हवा कैसी है, लाइक आप किस टाइप के टेरेन में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, तो वो सब जो एनवायरनमेंट है ये सब हमको इन्फ्लुएंस करता है। और साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट, ये तो हो गया नेचुरल वाला एनवायरनमेंट। एक होता है लाइक हमारे पास क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, कैसा हमको खाना मिल रहा है, ये भी एक एनवायरनमेंट में होता है। दूसरा सोशल में आप कर सकते हैं कि आपकी फैमिली कैसी है, आपका अपब्रिंगिंग कैसे जो है फैमिली में हुई है, ये सब चीज़ें जो है एनवायरनमेंट में आती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। बस हम इसका प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को फटाफट ही समझ में आ जाए। और ये ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं है, बट एक या दो तो आ ही जाते हैं, एक तो आता ही आता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान से करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1-2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट अपनी जगह रखते हैं। सो लेट्स प्रैक्टिस दिस सेट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज determinants of individual differences in human beings related to। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये? इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं हमारे अंदर, लाइक जैसे कि मैंने हमेशा से बोला है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। ठीक है, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है। तो ये जो हमारी यूनिकनेस है, यानी कि हमारी जो डिफरेंट इंडिविजुअल अपनी जो एक पर्सनैलिटी होती है, ये होती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन, मतलब दोनों जब मिलके, लाइक कुछ हमारे फिजिकल हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, लाइक एक बच्चा लंबा है, एक बच्चा छोटा है, एक की आंखें काली है, एक की ब्राउन है। दूसरा हमारा होता है कि एक बच्चा इंटेलिजेंट है, दूसरा बच्चा थोड़ा सा स्लो लर्नर है, स्लो ग्रूमर कह सकते हैं हम। और भी उसके अंदर चीजें होती है। एक अच्छे माहौल में पला बड़ा है, दूसरा नॉर्मल माहौल में पड़ा है। तो ये सब जो हमारे अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो होते हैं इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। And the second question is, environment is an example, external force which influence us। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है जो कि आप एनवायरनमेंट के लिए मतलब याद रख सकते हैं। तो ये सिंपल सा है, एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाहरी फोर्स है, बाहर से लगने वाली फोर्स है, विच इन्फ्लुएंस अस। मतलब ये किसने कहा है, ये डेफिनेशन किसने दी है? वैसे इसका मतलब सिंपल है कि एनवायरनमेंट वो चीज़ है जो हमें एक्सटर्नल जो फोर्स होती है, जो हमको इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज एनवायरनमेंट। ये कहा है हमारा E.J. रोज ने कहा है ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहा है E.J. रोज ने। द सेकंड वन इज द आंसर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड।
ठीक है। इसमें कुछ आपको एक ही आंसर होगा, इसने कहा है विच वन, तो एक ही आपको ढूंढना है इसमें से कौन सा है। तो हम इसको तीनों को सॉल्व क्यों ना सॉल्व कर ले, पूरा के पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, हम लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। जैसे कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स, जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, क्या वो एनवायरनमेंट से होता है या फिर हेरिडिटी से होता है? वो हमारा हेरिडिटी से होता है। तो ये वाला मैच तो आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि इसने एनवायरनमेंट दिया है। द सेकंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। हमारा जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है वो होता है एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। जो एनवायरनमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है, लाइक कैसी फैमिली में आप रह रहे हो, कैसी आपकी फ्रेंड सर्कल है, ये सब चीजें होती हैं, तो ये हमारा एनवायरनमेंट होता है। ओके, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि हेरिडिटी इसने दिया इसका मैच। तो इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, हाँ, ये एनवायरनमेंट से होता है, ठीक है। मतलब आप किस एनवायरनमेंट में जैसे कि पहाड़ों के लोग थोड़ा अलग फिजिकल अपीयरेंस रखते हैं, थोड़ा अलग वो उनका रहता है, और प्लेन्स के लोग अलग होते हैं, तो आप इसको भी एक एग्जांपल ले सकते हो। तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से आपके सुपीरियरिटी आ जाती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। कुछ भी हो सकता है, आपका फिजिक बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है, ये सब चीजें। एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज हेरिडिटी, ये भी जरूरी नहीं है। मेंटल ग्रोथ ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा जो है हेरिडिटी से ही होता है, कुछ कुछ चीजें नहीं होती है। तो मेंटल ग्रोथ भी, अगर आप अच्छे माहौल में रहेंगे तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो थर्ड वन इज द आंसर। ओके, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ चाइल्ड एबिलिटी एंड इट्स प्रॉपर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की एबिलिटी, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए? तो इसमें जो है आपका बोथ ऑफ द अबव होता है। आपको हेरिडिटिकल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो थर्ड वन इज द आंसर, क्योंकि दोनों ही सही है ऊपर वाले, तो थर्ड वन इज द आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो हेरिडिटी में हमें क्या क्या चीजें होती है? सिमिलरिटीज होती है, ठीक है, पहला वाला तो है। वेरिएशंस होते हैं, दूसरा वाला भी है रिग्रेशन विद मोटिवेशन। हेरिडिटी का मोटिवेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हेरिडिटी मतलब हेरिडिटी, आपको जो इनहेरिट हो रहा है वही चीज आ रही है ना। आप मोटिवेट होके तो अपनी आंखें नीली नहीं कर सकते ना, तो मोटिवेशन का यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो फोर्थ वन इज आंसर, क्योंकि इसने क्वेश्चन जो है नेगेटिव में पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो मोटिवेशन नहीं है इसका, ठीक है। हेरिडिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स कैन बी रिलेटेड टू हेरिडिटी, ठीक है। इसमें भी वही कह रहा है कि विच ऑफ द ट्रेड्स कैन, सॉरी, सो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स कैन बी रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी का इसमें कौन सा है जो हेरिडिटी से रिलेटेड है? इनसाइट, अपीयरेंस। द सेकंड वन सीधा सीधा पता चला, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है आप कैसे दिखते हो, ठीक है। तो ये हमें हेरिडिटी से मिलता है, लाइक आप अपने पापा जैसे दिखते हो, अपनी मम्मी जैसे दिखते हो, या अपने किसी और रिलेटिव से जैसे दिखते हो, तो जीन्स की वजह से जो हमें मिलता है वो अपीयरेंस ही मिलता है, ठीक है। हार्ड वर्क तो इसमें है नहीं, नॉलेज भी इसमें है नहीं, इनसाइट भी नहीं है, तो अपीयरेंस हेरिडिटी से रिलेटेड है appearance. Our second one is the answer. Okay, and the question number 7 is which thinker defined environment as, किसने environment के बारे में ये कहा है? क्या? anything immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it, ठीक है। मतलब एनवायरनमेंट के बारे में ये स्टेटमेंट दिया है, ये किसने दिया है? ये दिया है, द थर्ड वन इज पी जिसबर्ट, ठीक है। पी जिसबर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है किसके बारे में? एनवायरनमेंट के बारे में। एंड नेक्स्ट वन इज टू विच ऑफ द, ये जो डेफिनेशंस आते हैं फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि डेफिनेशन अक्सर आते हैं और जिसमें हम लोग अक्सर मात खा जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन हम याद करके नहीं जाते। बट आप कुछ कीवर्ड्स याद रख सकते हैं ताकि आप लोग जो है इसको छोड़ ना पाए और गलत ना करें, ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं, कुछ कुछ थिंकर्स की होती है, तो आप इसको रट के जाइए ताकि कभी भी आए तो आप इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। देखो इसी में 2 आ गई है, तो आप आगे भी इसको ध्यान रखिए, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये चीज आप नेचर देख लीजिए क्वेश्चंस का, तो आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन the role of heredity and environment
बी लिंक्ड। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें बताता है कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी जो है वो लिंक्ड है? तो इसका आंसर है आपका थर्ड वन, कंपैरेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिफर इन मेनी एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ, देखो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है, हर हमारी बॉडी पे अलग तरीके से, हर इंसान को अलग इसलिए बनाती है क्योंकि हर तरीके से, हर एक के ऊपर अलग तरीके से काम करता है। लाइक किसी हेरिडिटी का अलग काम होता है और एनवायरनमेंट का अलग काम होता है, किस तरीके से वो एक डेवलपमेंट देते हैं। तो ये दोनों का मिलके कंपैरेटिवली, मतलब कंपैरेटिवली दोनों जो है इफेक्ट करते हैं और हर एरिया में अलग अलग तरीके से। लाइक हेरिडिटी जो है हमें फिजिकल वो ज़्यादा देती है, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमें सोशली, और हमारा नेचर जो है वो कैसा होगा और हमारा बिहेवियर कैसा होगा, ये हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसने हमें डेवलप किया है। ओके, तो ये दोनों जो है, ये वाला जो सेंटेंस है वो इसके लिए बिल्कुल सही है, थर्ड वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज which among of the following forms of development is influenced by heredity and environment? ठीक है, कौन सा इसमें से है जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस होता है? तो हमारा सोशल डेवलपमेंट भी होता है क्योंकि एनवायरनमेंट का पूरा फर्क पड़ता है हमारा सोशल, हमें सोशली डेवलप करने के लिए, यानी किसी चाइल्ड को डेवलप करने के लिए। इमोशनल डेवलपमेंट भी हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। मेंटल डेवलपमेंट भी हमारे एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों पे डिपेंड करता है। ओके, एंड फिजिकल डेवलपमेंट तो है ही हमारा हेरिडिटी पे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चारों ही इसके आंसर है, सारे सूटेबल है, तो इसका आंसर है द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सिचुएशन देख लीजिए आप और इस हिसाब से आपको इसका आंसर करना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 10 इज रीता हैज गॉट अ नोज सिमिलर टू हर फादर, इट इज ड्यू टू। अब इसमें सिंपल है भाई, रीता की नोज उसके पापा जैसी है बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, द बायोलॉजिकल हेरिडिटी। ठीक है, अब हेरिडिटी भी अलग अलग टाइप की होती है, मैंने आपको कहा था ना कि अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो है, जो भी फिजिकल हमारा अपीयरेंस है, लाइक आंखें, नाक, कान, ये हमारा बायोलॉजिकल हेरिडिटी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ आंख की जगह, नाक की जगह कुछ और भी हो सकता है, कान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं बोलना है, जो भी फिजिकल से रिलेटेड जो सिमिलरिटीज होंगी बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, दैट इज बायोलॉजिकल हेरिडिटी। तो इसका आंसर द फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल हेरिडिटी। एन इंटेलिजेंट फादर हैज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, क्यों, हेरिडिटी। ऐसा हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन होता है कि इंटेलिजेंट फादर का बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा क्योंकि हेरिडिटिकली उसको जो है एक हेल्दी मतलब ब्रेन मिला हुआ है, तो वो इंटेलिजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये हेरिडिटी वाला है आंसर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर। अब इसमें ब्लड का टाइप तो फिजिकल हो गया, इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ब्लड टाइप देख लेते हैं, फोर्थ वाला ब्लड टाइप फिजिकल है, कलर ऑफ आईज फिजिकल है, प्री डिपोजिशन टू सर्टेन डिजीज लाइक डायबिटीज। हाँ, जैसे आपने सुना होगा अक्सर कि उसके फादर को या फोर फादर को या उनकी फैमिली में डायबिटीज जो है सबको होती है। तो ये एक क्या होगा, ये तीनों जो है वो हेरिडिटिकल फैक्टर्स हैं, और फैमिली जो है वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो हमारा आंसर क्या है, क्योंकि इसने पूछा कि एनवायरमेंट फैक्टर कौन सा है, तो इसका आंसर है फैमिली। और जो बाकी सभी जो दिए नीचे वाले दिए हुए वो हेरिडिटिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर? ओके, तो प्रीडोमिनेंटली मतलब ये वाला आई, कलर ऑफ द आईज, पूरी तरीके से मतलब ये हेरिडिटिकली है क्योंकि इसमें किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जो आपको आपकी आईज हैं, आपके जो फिजिकल फीचर्स हैं, वो आपको बायोलॉजिकली आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कलर ऑफ आई इज द प्रीडोमिनेंटल हेरिडिटली रिलेटेड फैक्टर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा थर्ड वन। 13 वाला 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हेरिडिटी। ठीक है, तो इसमें से हम हेरिडिटी से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट ढूंढेंगे। सो इनकरेक्ट इज हाँ, इनबॉर्न टैलेंट ऑफ अ चाइल्ड आर स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू हेरिडिटी। नहीं, स्ट्रॉन्गली कह रहा है वो,
मे भी हो सकता है कि इंटेलिजेंट फादर है या वो बहुत टैलेंटेड है तो उसका बेटा भी बहुत टैलेंटेड है, बट स्ट्रांगली नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंट फादर का बच्चा जो है स्ट्रांगली वो इंटेलिजेंट ही होगा, ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज रॉन्ग। बाकी आप देख सकते हैं टू सिबलिंग्स विल हैव इंडिविजुअल आइडेंटिकल फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू हेरिडिटी। ठीक है, दो बच्चे हैं, सिबलिंग मतलब भाई बहन। ओके, तो जो दोनों बच्चे उनके जो लाइक आंखें एक जैसी हो सकती है, उनके फेस स्ट्रक्चर में कुछ कुछ चीजें जो है मिलती, जो एक जैसे भी होते हैं दिखने में बिल्कुल, जो ट्विंस होते हैं। तो ये पहला वाला भी बिल्कुल सही है हेरिडिटी के लिए। दूसरा, हेरिडिटी डिटरमाइंस मैच्योरेशन विच इज फैक्टर। हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चे जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योरेशन भी बिल्कुल जो है वो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। हेरिडिटी डिटरमाइंस टेम्परामेंट। हाँ, टेम्परामेंट भी होता है, आपको किस टाइप का टेम्परामेंट आपका है वो आपको हेरिडिटिकली कई बार मिलता है। बोलते ना उसके उनके घर में सब गुस्से वाले हैं, तो या फिर वो बहुत सब लोग शांत हैं, तो ये टेम्परामेंट का भी उस पर फैक्टर पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका द फोर्थ वन इज द आंसर। ये जो है हेरिडिटी का फैक्टर नहीं है। ओके, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मदर डीएनए, फादर डीएनए। सिंपल, दोनों का डीएनए। ठीक है, किसी भी बच्चे का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मदर फादर दोनों के डीएनए पर डिपेंड करता है। तो थर्ड वन इज द आंसर। ओके, and the question number 16 done. Now question number 17. Heredity and environment are to each other dependent भी हैं, complementary भी हैं and cooperative भी है। ठीक है, तो तीनों ही इसके आंसर हैं। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ वन इज द आंसर ऑल ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 18. One boy out of identical orphan twin brother इज अडॉप्टेड बाय अ। इसमें सिचुएशन दी गई है, इसमें आपको आंसर निकालना है। इसका सिचुएशन है कि दो ट्विन ब्रदर हैं, ठीक है, जो कि अडॉप्ट किए गए एक सोशियो इकोनॉमिकली रिच फैमिली में, और दूसरा जो है, दूसरा बच्चा जो है वो अडॉप्ट किया है पुअर फैमिली ने। लाइक एक बच्चा गरीब घर में गया, एक बच्चा अमीर घर में गया। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, लाइक एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है बच्चे के ऊपर, कैसा इन्फ्लुएंस डालता है। ओके, तो एक बच्चा, दोनों की हेरिडिटी सेम है। ठीक है, दोनों ट्विंस है, सेम सेम एक ही डीएनए के हैं, लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में पले। लाइक एक गरीब घर में गया, एक अमीर घर में गया। तो आफ्टर 1 ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? 1 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा, पहला वाला है कि वो स्कोर बेटर इन एकेडमिक देन द ट्विन। नो, इसमें तो कोई मतलब नहीं है कि अगर वो गरीब घर में गया तो उसने ज्यादा अच्छे मार्क्स ले लिए और अमीर घर में गया, वो दिस इज नॉट राइट। द बॉय अडॉप्टेड बाय अ सोशियो रिच फैमिली विल हैव अ मच हायर आईक्यू। ऐसा भी जरूरी नहीं कि अगर वो अमीर घर में गया तो उसका आईक्यू लेवल भी हाई हो गया होगा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। The boy adopted by the socio-economically rich family will be more healthy than his twin brother. ये हो सकता है। ठीक है, both the boys will develop equally. No, थर्ड वन इज द आंसर। देखिए, जो गरीब घर में होगा उसको जो आप डाइट मिलेगा, उसको जो मतलब उसका न्यूट्रिशंस जो उसके होंगे वो अलग होंगे, जो और जो अमीर घर में गया होगा उसका डाइट अलग होगा। तो आपको 1 साल बाद ज्यादा जो आप डिफरेंस का देखेंगे तो आप उसके हेल्थ में देखेंगे, क्योंकि वो लोग उसको अच्छा हेल्दी खाना खिलाएंगे जो अमीर घर में, जो गरीब घर में वो शायद उसको उतना अफोर्ड ना कर पाए। तो एनवायरनमेंट का फर्क यहाँ पड़ता है कि वो किस टाइप के एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उसकी फिजिक पे आप उसको नोटिस कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, थर्ड वन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. अ चाइल्ड लर्न प्रॉपरली इन एन एनवायरनमेंट विच। कैसे बच्चा सीखेगा अच्छे से? ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, गिव्स ड्यू वेटेज टू द इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ चाइल्ड। जितना हम बच्चे को मतलब उसके इमोशंस को खुल के बाहर आने देंगे, उसके एक्सपीरियंस को बाहर आने देंगे, जितना उसको एक्सपीरियंस करने देंगे उतना वो अच्छा सीखेगा। और जितना हम उसको मतलब दबा के रखेंगे या खेल उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो शायद उतना नहीं है। जैसे कि हम नेक्स्ट देख सकते हैं, गिव एग्जांपल स्पेस टू प्ले। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप खेल नहीं दे रहे हैं तो भी बच्चा डेवलप, ऐसा नहीं है। प्रमोट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रख के भी बच्चा डेवलप नहीं होता है।
गिव्स अप्रोप्रिएट टू मेक फ्रेंड्स। हाँ, ऐसे अपॉर्चुनिटीज टू मेक फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बच्चों को फ्रेंड्स बनाने के लिए देते तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है सीखेगा या बहुत अच्छा से लर्न करेगा। नहीं, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जब तक वो खुद अपने इमोशंस को जो है एक्सप्लेन नहीं करेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा, तब तक वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है द फर्स्ट वन। ना कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ये भी देख लेते हैं कैसे आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है इसमें से कुछ रिपीट भी हुए हो पीछे से जो हमने देखा था, क्योंकि ये सेम सेम ही लगभग पूछते हैं क्वेश्चन, तो वही ये लोग भी बुक्स में भी डाल देते हैं। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर। हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। दिस इज डायनामिक सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, हेरिडिटी इज अ डायनामिक सोशल स्ट्रक्चर, इसको याद रखिए आप। द सेकंड वन इज द आंसर डायनामिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। ये हमने पीछे पढ़ा था कि प्रीडोमिनेंटली जो है हेरिडिटी फैक्टर क्या है, दैट इज कलर ऑफ आईज। पीछे भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, द सेम क्वेश्चन इज देयर आल्सो। सो द फर्स्ट वन इज द आंसर। एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, इन सब में से कौन सा नहीं है पूछा, एक्सेप्ट पूछा है ना कि कौन सा नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन इज एनवायरमेंटल फैक्टर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो an environmental factor, cultural development is also an environmental factor, physics, the body structure, the appearance is not an environmental factor. So this is the answer. This is a hereditary factor which is physics. So answer is 4. Okay, number 4 physics. Now question number 23. Okay, which of the following statements supports the role of environments in the development of child? ठीक है, यानी कि environment कैसे जो है बच्चे के डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस करता है। सो द आंसर इज, सीधा देख लेते हैं आंसर, थर्ड वन। कोरिलेशन बिटवीन IQs ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट होम इज एन हाई एज 0.75। ये इसका आंसर, जो अलग अलग हमने देखा था ना पीछे, जो हमने सिचुएशन पढ़ी थी कि एक बच्चा इधर चला गया, एक बच्चा गरीब घर में चला गया, तो उनके IQ में कितना डिफरेंस रहेगा और कैसे जो है वो रेज करेगा, तो हर दोनों में जो है डिफरेंस रहेगा कुछ ना कुछ। तो ये वाला इसका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का किस तरीके से जो है रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो इसका आंसर है आपका ये वाला, फर्स्ट वन इज द आंसर। ठीक है, बिकॉज इट सेड द रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। हमने पीछे पढ़ा था कि हर डेवलपमेंट में जो है, हर एरिया में जो है इन दोनों का अलग अलग तरीके से मतलब वेरी रहता है, डिफरेंट रहता है हर एरिया में, और मतलब हर डेवलपमेंट में इसका अलग इफेक्ट रहता है। ओके, तो दिस वन इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 25 इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर और नर्चर डिबेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम अप्रोप्रिएट टू यू। मतलब अगर हम नेचर और नर्चर, नेचर मतलब स्वभाव, नर्चर मतलब अपब्रिंगिंग, जिसको हम बोलते हैं लाइक हिंदी में क्या बोलेंगे नर्चर को, अपब्रिंगिंग ही हो गया, लाइक पालन पोषण। ओके, दैट इज द नर्चर। तो नेचर और नर्चर के डिबेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगा इनमें से? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर inseparably interwoven and both influence development। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है? इंसेपरेबली, मतलब इंसेपरेबली इंटरवूवन है वो, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट साथ चलता है बच्चे के डेवलपमेंट में। ओके, ये दोनों एक साथ काम करते हैं और हर तरीके से हर एरिया में अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, हर डेवलपमेंट, हर टाइप के डेवलपमेंट में अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये दोनों जो है क्या है, इनसेपरेबली, मतलब दोनों मिले हुए हैं, अलग नहीं हो सकते, आप इसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और दोनों जो है बच्चे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 इज, डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज दे आर genetically
predisposed to do so, or because parent initially teach them from an early age. These question essential highlights are, it's द नेचर नर्चर डिबेट, ठीक है। लाइक वो लैंग्वेज का पूछा है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज कैसे आते हैं, बच्चे पेरेंट्स उसको सिखाते हैं, तो ये मतलब बच्चे की अपब्रिंगिंग से रिलेटेड है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर है द नेचर नर्चर डिबेट से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है ऊपर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। द 27th नंबर क्वेश्चन 27 इज एनवायरमेंटल फैक्टर डू नॉट प्ले ध्यान से देखिए, environmental factors do not play any role in shaping an individual's science growth of each individual is determined by the genetic makeup। यहीं पे समझ में आएगा कि दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हमने कहा है कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे के डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो यहाँ से ही हमने समझ में आएगा, लेकिन हमें इसका एक अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। तो हमने देखना है, क्योंकि इनकरेक्ट है तो दो आपको इनकरेक्ट दिख रहे होंगे, हम इसमें जो है डायरेक्ट भी बता सकते हैं। दिस वन इज इनकरेक्ट सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस टू प्रूव दैट एनवायरनमेंट कैन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। देखा, तो ये सिंपल, इसमें दो दिए गए, एक ऊपर भी है कॉन्ट्रीब्यूट लिटिल, ऊपर वाला कह रहा है लिटिल, तो दिस इज रॉन्ग। नीचे वाला बिल्कुल सही है, ये मेजर इन्फ्लुएंस डालता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, क्या, एनवायरमेंट, ठीक है। इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जो कि ये प्रूव करते हैं कि एनवायरमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के यानी चाइल्ड के डेवलपमेंट में। ओके, तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द लास्ट वन, द यूनिक interaction of dash and dash can result is in different paths and outcomes of development. Simple, the unique interaction of heredity and environment outcomes of can result in different paths and outcomes of development। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका, सॉरी वेट, हाँ, सिंपल सा आंसर है आपका कौन सा वाला, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट जो है अलग अलग तरीके से जो है बच्चे के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है और इसके हमने प्रैक्टिस सेट पे लगा लिए। फ्रेंड्स, अभी अगर आपका पेपर है आगे कोई भी, लाइक टीजीटी का हो सकता है, आपका पीजीटी का हो सकता है, आपका पीआरटी का हो सकता है, आपका सीटेट का हो सकता है, जो भी आपके पेपर्स होंगे उसके लिए आप ये जो चैप्टर्स हैं इनको अच्छे से पढ़िए। आपको 20 नंबर का जो है इसमें से आपको 1 नंबर भी लॉस नहीं करना है। तो आप जितना ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उतने ज़्यादा आपको जो है क्वेश्चन का नेचर समझ में आएगा और आप उसको उतना जल्दी जो है पेपर को सॉल्व भी कर पाएंगे और करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और आप जल्दी ही उसको, आई होप सो कि आप जल्दी जो है अपने टारगेट्स को अचीव कर लें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।